Hey guys, so welcome back to my channel. I'm Manroop Kaur and in today's video we'll be talking about BDS third year. I'll give you some tips regarding how to exactly prepare for all the three subjects that you have, that is oral pathology, general medicine and general surgery. So stay tuned. So BDS third year is also known as the honeymoon period, which is totally true because you only need like 3-4 months of complete dedication to complete your whole syllabus. और अगर बात करें तीनों सब्जेक्ट्स की, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं. जैसे जो सिस्ट वाले चैप्टर्स हैं वो जनरल सर्जरी में भी आते हैं, ओरल पैथोलॉजी में भी आता है, ऐसे इन्फेक्शन ओरल पैथोलॉजी और मेडिसिन में कॉमन है. सो देर आर मैनी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक्स लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक थायराइड, जो काफ़ी कॉमन है. सो यू हैव टू स्टडी इट वंस एंड फॉर ऑल, ताकि आपका एक ही बार अच्छे से कवर हो जाए. जिस तीनों बुक्स को, जो दोनों बुक्स को साथ में रख के देखो कि किस में कुछ एक्स्ट्रा है, बस वो ऐड ऑन कर लो एक ही जगह पर, सो दैट यू इन द एंड आप एक ही जगह से पढ़ो, आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, आपके पास कंटेंट जितना आपको चाहिए बस उतना सफिशेंट हो. सो मेक श्योर डूइंग दैट. सो अब बात करते हैं जनरल मेडिसिन की. जनरल मेडिसिन इज़ द मोस्ट फियर सब्जेक्ट्स ऑफ BDS थर्ड ईयर, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हर जगह सेम ही क्लिनिकल फीचर्स, हर जगह सेम ही सिम्टम्स. अब काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है रिटेन करना, थोड़ा वॉलेटाइल होता है. अभी आपको टफ़ लग रहा होगा बट इट रियली इज़ ईजी अगर आप निमोनिक्स बना लो. मैं थोड़े से आपको दिखा दूँगी एग्जाम्पल्स कि कैसे मैंने याद करे थे. लाइक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको कैसे याद रखना है. बस निमोनिक्स अच्छे से बना लो, कुछ इंटरेस्टिंग से, आपके लिए रिटेन करना वे इजी हो जाएगा. और बात करें कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से पास हो पाओ, वैसे तो PYQ सफिशेंट होते हैं, बट अगर आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज भी चलना है उसमें से भी एक तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कुछ याद रख पाओ, सारा कुछ ही कवर कर पाओ. और मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि सारे चैप्टर्स आपको करने ही हैं. सो मैंने कुछ अपने एनालिसिस के हिसाब से टिक करे हुए हैं अपनी बुक पर. मैं एसन चुक को ही रेफ़र करती थी. पहले मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए बट मेरे बाद में नोट्स उतने काम नहीं आए. जो टीचर के क्लास नोट्स थे वो फॉर श्योर मेरे काफ़ी काम आए. अगर आपको चाहिए तो मैं आपको PDF भेज दूँगी टेलीग्राम चैनल पर. बट आपकी बुक काफ़ी अच्छी है एसन चुक. स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी लगती है, मतलब अजीब सी, पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट एंड में अगर आप थोड़ा तरीका सीख लो अच्छे से उसे पढ़ने का तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है. और रही बात मेडिसिन में आपको क्या ही इंपॉर्टेंट चाहिए चीज़ें, सबसे पहले डेफिनेशन, एटियोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और मेक श्योर कि आप अगर उतनी डिटेल्स याद नहीं रख पा रहे हो, आप एटलीस्ट मेडिसिन ही याद रख लो. जो भी उसमें मैनेजमेंट बताई है, जो बेड रेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें बताई हैं उनको ही एटलीस्ट अच्छे से माइंड में रखो, क्योंकि क्लिनिकल फीचर हम खुद भी अपनी कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, बट अगर हमें मेडिसिन नहीं याद आएगी तो हम मैनेजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो पहले आप अपना मतलब कॉमन नॉलेज को इंक्रीज़ करो, एक बार गो थ्रू करो बुक को, अच्छे से रीड करो सारा अच्छे से टॉपिक्स को, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे रिटेन करने पे जाओ. और अगर आपको नहीं रिटेन हो पा रहा, मेक निमोनिक्स. और अगर आपको बुक से पढ़ना डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप उसको एक पीस ऑफ पेपर पर लिख लो और बुक के अंदर ही पेस्ट कर लो, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्निक है. मतलब अगर आपको उतने नोट्स नहीं बनाने, बुक से ही पढ़ना है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है. और वैसे भी अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछो, आई डोंट थिंक यू नीड कंप्लीट नोट्स ऑफ मेडिसिन. आपको उतने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी वास्ट हैं बुक में, जो आपको मतलब एंड पे आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, उनको एक पीस ऑफ पेपर पे मतलब समराइज़ करके लिख लो. या फिर आपके पास अगर क्लास के नोट्स हैं, टीचर ने जो आपको नोट्स दिए हैं, वो और भी अच्छा होगा आपके लिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको समराइज़ करके ही बताया होता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द स्ट्रेटजी, लास्ट में कैसे सारा पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज़ करेंगे मेडिसिन को. मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन्फेक्शंस, CNS, ऐसे ये सब टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम बाकी सिस्टम्स पढ़ते रह जाते हैं, रेस्पिरेटरी, GIT वगैरह. कई बार GIT भी मिस हो जाता है, बट इन सभी में से पूछा जाता है, मतलब आपको श्योरली इनमें से क्वेश्चंस आएंगे. आपका CNS, आपका इन्फेक्शंस, GIT हो गया, और बाकी आपके हार्मोनल जो भी चैप्टर्स हैं, ग्लैंड्स एंड ऑल. सीरियस रेस्पिरेटरी को तो हम इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ये यूनिट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें हमारा काफ़ी कुछ मिस हो जाता है. सो यू ट्राई टू कवर इट वंस, और एंड में पहले छोटे मोटे ये यूनिट्स को पहले ख़त्म कर दो, क्योंकि जो बड़े वाले होते हैं वो हमने काफ़ी बार ऑलरेडी पढ़े होते हैं पूरे साल में, तो आपके लिए ईजी हो जाता है.
और अगर आपको लग भी रहा है कि याद नहीं रह रहा, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस आउट, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको इवेंचुअली सब याद आ जाएगा। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ही टॉपिक पे मत फंसे रहना। यू हैव टू कवर एवरीथिंग। मतलब ट्राई करो सारा अच्छे से पढ़ लो, जितना भी आपका सिलेबस है 2-3 बार पढ़ो। मतलब नहीं हो पा रहा है 2-3 बार, एक बार सारा अच्छे से गो थ्रू करो, थोड़ा रिकॉल करो, थोड़े निमोनिक्स बनाओ और एक ही जगह पर निमोनिक्स लिख लो कि मतलब अनीमिया के ये थे। बाकी मैं आपको रेफरेंस के लिए अपनी बुक दिखा दूँगी कि मैंने कैसे पढ़ा था। मैं बुक के ऊपर ही मतलब लिखती रहती थी साइड में। आई यूज़ टू कीप राइटिंग, जो भी चीज़ें होती थी उनको समराइज़ करके फिर उनको ही वापस रिविज़िट करने के टाइम पे उनको ही देख लेना, काफ़ी ईज़ी हो जाता था याद रखना। और कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स हमें बुक से काफ़ी अच्छी लगती हैं पढ़ने को, और कुछ चीज़ें हम नोट्स बना के रखे होते हैं हमने ऑलरेडी। तो आप उस चीज़ को भी कैटेगराइज़ कर लो। आप अच्छे से अपने बुक के ऊपर ही लिख लो कि कौन सी चीज़ आपको बुक से पढ़नी है, कौन सी की आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी, या फिर कौन सी कई और जगह से आपने रेफरेंस लिया है, वो कुछ भी। और आप सारा कुछ अपनी बुक पर ही लिख के रखो, आपके लिए ईजी रहेगा। बट PYQs मोस्टली रिपीट होते हैं, आपको PYQs नहीं मिस करने हैं। पिछले 10 साल के एटलीस्ट आपको करके जाने हैं अच्छे से, और पेपर के एक दिन पहले भी लास्ट के जो 5 साल के आए हैं आप पक्का उनको करके जाना, क्योंकि वो टॉपिक्स तो पक्का ही आएंगे उनमें से। मतलब आपका 50% पेपर तो आया ही होगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक बाय चांस पेपर में आ जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, बस ट्राई करो, देखो वो टॉपिक क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ऐसा रिलेटेबल पहले रिलेटेड इसके कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप वही चीज़ मेंशन कर दो पेपर में, वही चीज़ लिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आंसर ही होता है, उसे घुमा के उन्होंने पूछा होता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, डर बिल्कुल नहीं रखना है कि मतलब हाँ, इसमें कई बार सप्लीज आ जाती हैं थर्ड ईयर में, मतलब बट कुछ लोगों का रिजल्ट कई बार बहुत ही अच्छा आता है। हाँ, डर रहेगा, बट आपको मतलब बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। आपको पेपर में सारी हेडिंग्स लिखनी है अच्छे से, जो भी है। मतलब कोई भी टॉपिक आ गया, मान लो आपका जॉन्डिस आ गया, आप जॉन्डिस के कॉजेस लिखो, फीचर्स लिखो, जो भी टाइप्स हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंडर आती, वो सारी मतलब हेडिंग्स आप एटलीस्ट मेंशन करो। अंदर आपको उतना नहीं भी याद है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स करो अच्छे से, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट कीप ऑन राइटिंग। जो भी आपको लग रहा है कि रिलेटेड है उसके, अब बस मेंशन करते जाओ। जो भी लैब डायग्नोसिस आ गई, कुछ भी आ गया, जो भी फीचर्स हैं, मतलब यू हैव टू ट्राई कि आप रिलेटेड लिख दो। कई बार पेपर में स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक की वजह से मतलब ब्लैंक हो सकता है, मतलब चांस होता है कि ब्लैंक हो जाए। तो आपको वो चीज़ अपने आप पे नहीं आने देनी है, मतलब बिल्कुल इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। और बस ऐसा सोचो, 3 सब्जेक्ट हैं, पूरा साल पढ़ा है आपने, आपको कुछ तो आता है, मतलब आपको एटलीस्ट पास होने जितना तो आता है, और आप लिख के ही आओगे। यू डोंट हैव टू वरी, और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट कीप रीडिंग अगेन एंड अगेन, थोड़ा रिकॉल करते जाओ, आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है पेपर में क्या टॉपिक लिखना है, क्या चीज़ लिखनी है, क्या नहीं लिखनी, अब बुक में मतलब जब बुक को पढ़ते हो हर एक लाइन याद रखने का ट्राई मत करो, वो नहीं हो पाता। दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी लाइन अच्छे से याद रख पाओ। आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके रखो, उनको लिखो, उनको बार बार पढ़ो, ताकि उस टॉपिक की जो मेन पार्ट है वो आप कवर कर पाओ। बाकी चीज़ें जो इधर उधर के, वो अगर मिस हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लो। आप कभी भी 100% याद नहीं रख सकते। आपको जो अपनी 60-70% नॉलेज होती है, उसको 100% वे में आपको प्रेजेंट करना है पेपर में। आप पेपर में अपना बेस्ट दो, पेपर में प्रेजेंट बहुत अच्छे से करो, अच्छे से हेडिंग्स डालो। अगर 15 मार्क्स का ऊपर कंटेंट टेबल बनाओ, उसमें लिखो कि कौन सा टॉपिक है, उसमें मतलब उसके अंदर आप कौन सी हेडिंग्स यूज़ कर रहे हो, वो सारा उसमें मेंशन करो टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद ही पेपर करना शुरू करो। बस मेक श्योर कि आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो। अगर किसी जगह कोई डायग्राम से आप शो कर पा रहे हो, डायग्राम शो करो। मतलब आपको चाहे नॉलेज उतनी नहीं है, बट आप अगर प्रेजेंट अच्छा करोगे, बट मेक श्योर कि कुछ ब्लंडर मत करना, कुछ अजीब सा ऐसा मत लिखना कि एग्जामिनर पढ़ के सोचे कि ये क्या लिखा है, मतलब ये तो है भी नहीं इसके रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आप जॉन्डिस के फीचर्स उसमें बता रहे हो सिरोसिस में, या फिर आप रेस्पिरेटरी के कोई फीचर्स आप CVS में बता रहे हो, तो फिर वो बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा। वो ब्लंडर वगैरह मत मानना। मतलब जितना आपको आता है, जितना आपको लगता है अपनी गट फीलिंग के हिसाब से कि हाँ ये आपको सही नॉलेज है इसके बारे में, बस उतना ही मेंशन करो। बट ठीक है, खाली नहीं छोड़ना, पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना है।
हो जाएगी आपकी मेडिसिन. एंड आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट जनरल मेडिसिन. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. अगर आपको टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए आई विल प्रोवाइड दैट. और अगर कोई भी और डाउट हो टेलीग्राम पे यू कैन टेक्स्ट मी इन द ग्रुप, जो डिस्कशन ग्रुप. आई विल हेल्प यू आउट. और वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है, सो आई विल cover the next general surgery in the next video. And I hope I have cleared all your doubts. So I'll see you in the next one. Good luck.